नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कुछ देश सीमा पार से दे रहे आतंकवादियों को पनाह, ऐसे देशों की आलोचना करने में नहीं करना चाहिए संकोच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा मेरे परिवार ने भी आपातकाल के दौरान झेले कष्ट, मेरे पिता ने जेल में काटे थे 19 महीने। धर्मशाला में भारी बारिश का कहर, मनुनी नदी के पास अचानक आई बाढ़, 2 लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने की खबर। अहमदाबाद ग्रामीण एलसीबी टीम की कार्रवाई, किसानों की मोटर चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, टीम ने की कुल 21 मोटरें बरामद। हजारीबाग में अपराधियों के हौसले बुलंद, 2 आम व्यक्ति पर फायरिंग कर हुए फरार, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। चीन में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। स्पॉन्सर, नर्चर and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मेरे परिवार ने भी आपातकाल के दौरान कष्ट झेले हैं। मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय को उस दौर में 19 महीने जेल में रहना पड़ा था। आपातकाल के दौरान कई लोगों और परिवारों को कष्ट झेलना पड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जितनी तकलीफ कांग्रेस ने दी उतनी किसी ने नहीं दी थी। उठाइए, सब बढ़िया फिल्म देखे ना, लघु फिल्म, हमारे मुख्य वक्ता को भी सुने, हमारे डॉक्टर साहब को भी सुने, तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि ये आपातकाल क्या है। तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कहे कि आज के संदर्भ में सारी बातें आ गई हैं और इस आपातकाल को हमारे परिवार ने भी झेला है। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साय जी 19 महीना वो भी जेल में रहे और जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो रायगढ़ से सांसद भी चुने गए और मोरारजी भाई देसाई की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे और बहुतों को भी हमने देखा है। आपातकाल में जो बंद थे उनके घर में कैसी मजबूरी थी, चूल्हा नहीं जलता था, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। ऐसे अनेकों परिवार को हमने देखा है और जो संविधान हमारे देश का है और पूरे दुनिया में हमारा ये देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जो संविधान हम सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार देता है, अपने विचारों को रखने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देती है, वो सबको इमरजेंसी के दौरान छीना गया। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है उसमें भी सेंसरशिप लगा दिया गया। ये सब सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं से आप सब लोगों ने सुनी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल वो आज का ये दिवस 1975 का 25 जून वास्तव में काला दिवस था। उसको हम लोग भी बच्चे थे तो थोड़ा थोड़ा, चूंकि हमारा परिवार भी उस दंश को झेला है, तो महसूस करने से ही रूह कांप जाता है। सामूहिक नसबंदी होते थे, जहां काम कर रहे होते थे वहां गाड़ी से उठाकर नसबंदी करा दिया जाता था। इतना कि कुंवारे लोगों का भी नसबंदी हो गया और इससे बड़ा अत्याचार इस देश में क्या हो सकता है। एक तरह से शर्म की बात है। तो ये सब सारी बातें आ गई हैं और हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में भर दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी करीब 1,500 लोग जेलों में भरे गए, जिसमें सच्चिदानंद उपासने आज हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने 19 महीना
जेल में काटा है। और हम लोगों ने जो हमारे छत्तीसगढ़ में परिवार है, करीब 207 परिवार हैं और 128 परिवार जिनके आज उत्तराधिकारी हैं। काल के इस धब्बे के कलंक वाले दिन ग्वालियर में धरना देकर के क्या बता रहे हैं? 2 मुद्दे लेके आ रहा है कि हमने संविधान की हत्या की। अरे जो कानून को नहीं माने, संविधान में 75 से ज्यादा संशोधन उनके समय होते हैं और उल्टा बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए बात कर रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी जितने त्रास कांग्रेस ने दिए उतनी तकलीफ किसी ने नहीं दी। आजादी के बाद इसी पार्लियामेंट में, जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, उनकी चुनी हुई संसद में नहीं जाने देने का पाप अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया। उनकी पार्टी के खिलाफ ताकत से लड़े, उनके 2 सदस्य जीत गए और 2 सांसद में से एक सांसद ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर को तो लोकसभा में आने ही देना चाहिए। तो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी ये ही कांग्रेस के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाकर के उपचुनाव में, ये भी इतिहास है कि कोई ने उपचुनाव में जाकर के चुनाव के तरफ उनके खिलाफ नहीं बोला, लेकिन उनको हरा करके उनको फिर पार्लियामेंट से जाने की छुट्टी करी। उतना ही नहीं, उनका जब शरीर छूट गया 1956 में, उनका देहांत हो गया, तो मरने के बाद भी पाप डॉक्टर अंबेडकर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होना चाहिए। और तो और जब उनके परिवार वालों ने, बाकी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली में अंत्येष्टि मत करने दो, तो बंबई ले जाते। तो बंबई ले जाने के लिए जिस विमान में रख करके शरीर बंबई का निर्णय किया, उसका किराया भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया। इनके क्या, मेरे को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस किस स्तर तक नीचे जाती। उसका किराया उनकी पत्नी से लिया और उससे भी आगे बढ़कर के हमारे इंदौर के पास महू में उनकी जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान पर एक ईंट लगाने का काम इनने नहीं किया और ये अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से न केवल अंबेडकर जी के जन्म स्थान, बल्कि उनके शिक्षा स्थान, उनके दीक्षा स्थान, उनके सभी प्रकार के 5 पंचतीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारा उनके प्रति सम्मान है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसी को लेकर बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर वलसाड़ डांग सांसद धवल भाई पटेल ने कहा कि 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिखा गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल लगा दिया था। साथ ही कहा था कि आपातकाल के दौरान वलसाड़ जिले के 16 नेताओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया। ये सेनानी देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो वहीं सांसद ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर समृद्ध हो, इसके लिए वे दिन रात काम कर रहे हैं और वर्ष 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, तब तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जी, આજે જે 25મી જૂન 2025ના દિવસે 50 વર્ષ ઇમરજન્સીના પૂરા થયા છે, ત્યારે આવનારી પેઢીને પણ ખબર હોય કે ઇમરજન્સીના કાળા દિવસના દરમિયાન શું થયું હતું ને આજે ભારત દેશનું આપણું લોકતંત્ર કેટલું મજબૂત છે એના માટે પૂરા દેશભરમાં કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એ જ રીતે વલસાડ જિલ્લામાં પણ આપણે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યું ત્યારે આપણા ધારાસભ્ય જીતુભાઈ, અમારા શિલ્પેશભાઈ, કમલેશભાઈ, મીડિયાના મિત્રો આટલી મોટી માત્રામાં વિદ્યાર્થીઓ હાજર થયા હતા, તેમની સાથે વાતચીત કરી, એમણે મુખ્યમંત્રીશ્રીની પણ વાતચીત સાંભળી કે ઇમરજન્સીના દરમિયાન શું થયું ને આવનારા દિવસોમાં વિકસિત ભારત બનાવવા માટે આપણા કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર શું કરી રહ્યા છે એની વિશેષવાર વાત આજે અમે બધાને। વલસાડ જિલ્લાનું શું યોગદાન હતું? વલસાડ જિલ્લાનું બહુ ખૂબ મોટું યોગદાન ઇમરજન્સીના દિવસ દરમિયાન હતું। જે ખિલાફ લડાઈ ચલાવી હતી એમાં આપણા બધા જે અગ્રણીઓ હતા એમણે બહુ મોટી લડત આપી હતી। 16 જેટલા આપણા લોકોએ પણ ત્યારે જેલમાં ગયા હતા, પણ છતાં એમણે જે બાહોશીથી હિંમતથી લડ્યા હતા એ આજે પણ દેશના માટે પ્રેરણારૂપ છે અને ગુજરાતમાં જે આંદોલન ચાલ્યું એનું વડું મથક વલસાડ જિલ્લો થયો।
धर्मशाला में भारी बारिश ने कहर मचा रखा है, जिसके चलते मानूनी नदी के पास अचानक आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। तो वहीं लापता हुए लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ अधिकारी दीपक बिष्ट ने कहा कि हमारी टीम पूरी तरह से सुसज्जित है। देखिए, मेरा ये मानना है कि 15 से 20 लोग बह गए हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मेरा घर है उससे 1 किलोमीटर भी ये जगह नहीं है और ये हमारा गांव है। तो यहाँ से जब पहली सूचना आई थी गांव वालों की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज़्यादा पानी आया है। और आंकड़ा वही है। सरकारी आंकड़े तो बाद में आए जब टीमें पहुंची हैं, मौके तक गई हैं। अब तो ऊपर तक अभी रास्ता खुला ही नहीं है और डेड बॉडी कितना नीचे 700-800 मीटर तक एक डेड बॉडी मिली है। जो मशीनरी थी, बड़ी बड़ी पॉकलेन्स और ये जेसीबीज, उनके सिर्फ टायर मिले हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ढूंढना कितना मुश्किल है। और ये जो यहाँ पर आगे कॉन्ट्रैक्टर को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था प्रोजेक्ट वालों ने लेबर रखने का, सारी लेबर चंबा, किहार, सलूनी, जम्मू से लोग आए हुए थे रोजी रोटी के लिए। तो दुखद घटना है और मेरा तो मानना है कि ये प्रोजेक्ट को भी पेनल्टी लगा करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार, प्रशासन को हमने बार बार ये बताया था कि हाँ, इलीगल माइनिंग हो रही है, पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, उसके वीडियोज हैं। और यहाँ की जो हमारी पानी की स्कीम है उसको नुकसान हुआ, पंचायत ने धरना यहाँ पर दिया, उसका भी केस जो है वो मेरे बोलने पर, प्रेशर डालने पर फिर पुलिस थाने में पड़ गई, तो जा करके वो ठीक हुआ। तो ये ऐसे फ्रेजाइल स्ट्राटा के ऊपर जहाँ इतना पानी का गश आता हो मानसून्स में, प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए, जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। और जिस तरह ये नाले के साथ साथ पेन स्ट्रोक को लाए, नाले को पूरा कवर कर दिया, तो उसी का कारण है कि जब ये सारा कैचमेंट एरिया का पानी उसमें आया तो इतना बड़ा ये बहाव बना और उसके कारण ये नुकसान हो गया, लोग संभल नहीं पाए। आपकी तरफ से भी अब कोई स्टेप लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? जी, मैं मौके तक जहां तक पहुंच पाएंगे, अभी तो रास्ता खुला ही नहीं है, टीम्स भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो रात को तो ये भी बता रहे थे कि ऊपर भी काफी लोग फंसे हैं अभी, लेबर के जो ऊपर की तरफ चले गए थे। तो अब बात करूंगा कि अभी क्या इनकी वास्तु स्थिति है और क्या चीजें हो रही हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। सरकार के समक्ष तो मुद्दा उठाने का कोई फायदा ही नहीं रहा इस प्रदेश में, क्योंकि जब मुद्दा उठाएंगे तो उसका जवाब कुछ और आता है, प्रश्न कुछ और होता है, नतीजा कुछ और निकलता है। पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर, सरकार को संवेदनशील होकर के इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट पर पहले भी कुछ हादसे हुए हैं, लास्ट ईयर भी फ्लैश फ्लड आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मैन मेड मिस्टेक्स हैं? एब्सोल्युटली, ये 100% मैन मेड मिस्टेक है। ये जगह ही नहीं है जहाँ पर ये फ्रेजाइल स्ट्राटा है। ये शुरू से यहाँ पर जो है वो हाथ से स्लेट्स को गरीब लोग निकालते हैं, डेली वेजेस जाकर के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो यहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगा देना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप फ्रेजाइल स्ट्राटा पे जब खड़ा कर देंगे तो यहाँ आ रखी है। हमें सूचना मिली थी कि 3 लोग जो है मिसिंग है। अभी हम असिस्ट करते हैं एरिया को, उसके बाद जैसे भी होगा उसका जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी सीन करने के बाद हम पता चल जाएगा। हमारी एक टीम है सर यहाँ पूरी की पूरी, एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय है और फील्ड इक्विप टीम उससे, और उसके बाद अभी एरिया को असिस्ट करेंगे सर हम, और तभी जाके आगे के बारे में जानकारी। अहमदाबाद जिले के बालवा तालुका के गांगर गांव और आसपास के खेतों से किसानों की पानी खींचने वाली मोटर चोरी होने के मामले में अहमदाबाद ग्रामीण एलसीबी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल किसानों की शिकायतों के आधार पर अहमदाबाद ग्रामीण एलसीबी टीम ने कार्रवाई शुरू की। एएसआई दिलीप सिंह परमार और हेड कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांगर गांव और बेगवा गांव के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से टीम ने कुल 2.45 लाख रुपए की कीमत की 21 मोटरें जब्त की हैं, जिसके बाद टीम ने इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस को सौंप दी है। એક નથી થતી। શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી શાસનમાં આવ્યા, એની પકડ ઓછી હતી પોલિટિકલી,
આ ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે. હું 55 વર્ષ પહેલાનો ઇતિહાસ કહું છું. ત્યારે અમે લવરમુછિયા હતા, પરંતુ ભાવનાથી અમે દોરાતા હતા, કારણ કે રાષ્ટ્ર પ્રથમ એ અમારી અંદર ભાવના હતી. અમને જે શીખવવામાં આવ્યું, અમે જે જોયું, તો સૌથી મોટી વસ્તુ ભ્રષ્ટાચાર. તો ગુજરાતમાંથી કરોડો રૂપિયા રોજે રોજ દિલ્હી પહોંચતા હતા અને ગુજરાતની પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ. એમાંથી નવનિર્માણ થયું. એ નવનિર્માણે એવું પ્રકારનું આંદોલન કીધું ગુજરાતીઓએ, એમાં હું મુખ્ય હતો વલસાડ જિલ્લાની અંદર, કોલેજમાં હતો. એના આધારે જયપ્રકાશ નારાયણજીનું જે બિહારની અંદર આંદોલન ચાલતું હતું એ પડતું મુકાયું. એટલે એ જે ક્રાંતિ, સંપૂર્ણ ક્રાંતિની જે વાત થતી હતી એ બંધ થઈ ગઈ અને નવનિર્માણની અંદર આવ્યા. અને જયપ્રકાશજીએ લીડ કીધી. પછી જેમ આપણા અત્યારે ભ્રષ્ટાચાર સામે કીધું હતું, નામ ભૂલી ગયો, મહારાષ્ટ્રવાળા, તો અન્ના હજાર, તો એ કેમ આખો દેશની અંદર ચાલ્યું? તો એના કરતા જબરજસ્ત આંદોલન પૂરા દેશની અંદર ચાલુ થયું. ઇન્દિરા ગાંધીને ખતમ કરવામાં આવ્યો કાયદાકીય રીતે. એમની વિરુદ્ધમાં જજમેન્ટ આવ્યો અને સિદ્ધાર્થ શંકર રે હતા લોયર. આ કપિલ સિબ્બલ છે ને, દેશ વિરુદ્ધનું જે બી કાર્ય કરવું હોય એમાં કપિલ સિબ્બલ આગળ હોય. એમણે સંજય ગાંધી એ લોકોએ ભેગા થઈને નક્કી કીધું કે પાવર તો હાથમાંથી જવો ન જોઈએ. તો એનો એકમાત્ર માર્ગ હતો ઇમરજન્સી. અમે એને કહેતા હતા એ મિશા, મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇન્ટરનલ ઇન્દિરા સિક્યોરિટી એક્ટ. ઇન્દિરાની સિક્યોરિટી માટે આ એ કર્યો અને 1.5 લાખ જેટલા લીડર્સ, નાના મોટા હિન્દુસ્તાન ભરના, એ લોકોને જેલમાં મૂકવામાં આવ્યા. હવે એ વાત આવે છે. તો પૂરા દેશની અંદર એ હતું. અત્યાચારો પુષ્કળ થયા, એની લાંબી ચર્ચામાં હું નથી પડતો. તો વલસાડની અંદરથી ડૉક્ટર હરેન્દ્ર દેસાઈ, એ પ્રેક્ટિશનર હતા, વલસાડ જિલ્લા જનસંઘના પ્રમુખ હતા. એમને એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા. અમરનાથ પાંડે, શરદભાઈ દેસાઈ, શાંતિલાલ પટેલ ધરમપુર, મનુભાઈ કુંવરજી દેસાઈ મોરાઈ, એ અટલજીના ટાઈમથી હતા અને અમારા માર્ગદર્શક પણ હતા. અમારી શક્તિનો ઉપયોગ એમણે સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે કીધો હતો. ત્યાર પછી પ્રભાકરભાઈ બિલ્લીમોરા, રાવજીભાઈ અમીન નવસારી, એ પ્રમાણે લલ્લુભાઈ પટેલ, એ આપણા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પણ હતા. એવા 16-17 લોકો અમે જેલની અંદર હતા. ગજાનંદ પટેલ, કારણ કે અહીંયા બધાને તકલીફ આપતા હતા, એટલે અહીંના કોંગ્રેસીઓએ એને ઠેકાણે પાડવા માટે મિશાની અંદર એનો દુરુપયોગ, જે દુરુપયોગની વાત કરીએ ને, એમને મૂક્યા હતા. હું પોતે હતો, હું અંડરગ્રાઉન્ડ હતો. પછી મને સૂચના મળી એટલે સરેન્ડર થયા અને 1.25 વર્ષનો જેલવાસ ભોગવ્યો. પણ જીવનનો જે ઉત્તમ કાળ, જેલમાં જવું એટલે ખરાબમાં ખરાબ. હું એવું માનું છું કે જેલનો એ સમય મારા જીવનનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ સમય હતો, કારણ કે આખું ગુજરાતનું ક્રીમ હતું. અને તો અમે તો ઉમ્મીદ સાથે આ રાષ્ટ્ર માટે, અમારા પોતાના માટે, વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ હતા. એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હતો. તો એની અંદર જ ગુજરાતનું જે આખું ક્રીમ હતું એનું માર્ગદર્શન અમને મળ્યું. અને પછી જીવનભર જે કાર્ય કરવાનું, નેશન ફર્સ્ટ, એ કરતા રહે. આજે સરકાર તરફથી આજે ઉજવવામાં આવ્યો આજનો દિવસ, ઉજવવું જ જોઈએ. અને એ આવશ્યક છે. હિસ્ટ્રી, લોકોને હિસ્ટ્રી ખબર પડવી જોઈએ.
જો હિસ્ટ્રી નવા જનરેશનને ખબર ન પડે તો પછી એનો મતલબ નહીં. એ મારા ગ્રાન્ડસને એની ગ્રાન્ડ મધરને પૂછ્યું કે દાદા એ હું શું ગુનો કરેલો કે એને જેલમાં મૂકેલા. એટલે કોઈ ગુનો કીધો એટલે એ થતું. તો આપણી હિસ્ટ્રી છે. અને મેં તો અહીંયા આપણું બાબુભાઈ જસભાઈનું રાજ હતું, આપણી પાર્ટીનું હતું, જનતા પાર્ટી અને જનસંઘનું. એટલે અહીંયા ઇફેક્ટ શરૂઆતની અંદર ઓછી હતી, પણ અમને આદેશ મળ્યો. તો તે વખતે તો બહાર ફરવું કે બીજું કંઈ પણ કરવું એટલે બહુ ડેન્જરસ કામ. તો આપણે હિંમત કીધી, ગુપ્ત પત્રિકા લખી 5-6 લીટીથી અને જાહેર કીધું કે સરદાર પટેલના સ્ટેચ્યુ આગળ ભારતીય બંધારણ અને લોકતંત્રની સુરક્ષા માટે આંદોલન કરવામાં આવશે, એટલે ધરપકડ ભરવાની. તો લોહીથી તિલક કીધો સરદાર પટેલને, લોહીથી પત્ર લખ્યો કે આ તમે ખોટું કરો છો. ભારતનું લોકતંત્ર અને ભારતીય બંધારણ જે પવિત્રમાં પવિત્ર ગ્રંથ છે રાષ્ટ્રની દ્રષ્ટિએ, તો એનું અપમાન કીધું છે. અને જીવનના છેલ્લા પળ સુધી અમે એનો સંઘર્ષ કરીશું. જો સરદાર પટેલે જે રીતે આ બધાને ભેગા કરેલા, તો આ ભારતીય બંધારણને અમારા લોહીથી અમે લોહીની નદી બી વેવડાવવી પડશે તો અમે વેવડાવીશું. हजारीबाग में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां अपराधियों ने चौथे दिन एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां अपराधियों ने 2 आम व्यक्तियों को निशाना बनाकर 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद घायल हुए दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस पूरे मामले को लेकर सीकरी थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है. जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी और मामले का खुलासा भी किया जाएगा. जैसे कि एक दिन 2 सप्ताह पहले की बात है, इसी दिन धमकी दिया था कि 5 लाख रुपया दो नहीं तो मार देंगे. इन लोग बोला कि हम लोग को थोड़ा कचरा उठाने वाला है, तो हम लोग कहाँ से देंगे 5 लाख रुपया. 5 लाख हम लोग देखे नहीं है, 5 लाख आपको हम कहाँ से देंगे. हम लोग तो जूठा उठाते हैं, कोई तो हम लोग अच्छा लोग काम तो नहीं ना कर रहे हैं जब पैसा कमा रहे हैं. उसके बाद आज जब हमको 9-10 बजे फ़ोन किया, तो हम फ़ोन किए 10 बजे के बीच में तो ठीक था. उस कुछ देरी बाद फिर फ़ोन आया कि नहीं इस तरह का गोली को चला दिया. अब कौन मारा नहीं मारा इस चीज़ का हम नहीं बोल सकते, मगर 2 सप्ताह पहले धमकी मिला था. क्या चाहते वही नहीं कार्रवाई करके. मेरा पति को मतलब जूठा कचरा उठाने वाला है, इस तरह मार देगा किसी मैदान में लेके, ऐसा तो नहीं ना है. फुलेश्वर दे दिया, रीना देवी लुरंगा का रहने वाला निवासी है. 2 लोग ओवरटेक करके आया, उसके बाद रुकवाया, उसके बाद में सीधे डायरेक्ट गोली चला दी. कितने बजे की? सर 10 बजे आसपास. क्यों ऐसा गोली क्यों मारा गया? सर हम लोग को थाना जो बीजेआर कंपनी है ना, उसे हम लोग ले जाते हैं सुअर पालन के लिए. तो 1 महीना पहले उन लोग हम लोग का बोला था कि पैसा दो हम लोग का 5 लाख रुपया ऐसा करके. तो हम लोग सर 5 लाख रुपये कहाँ देने सकेंगे. तो बोला गया कि ताड़ी दुकान है एक तो वहाँ, कि वहाँ जाके मिल लेना ऐसा करके. तो हम लोग को केयर ने कि मजाक किया होगा, बोला कि हम लोग लोकल हैं. तो आज ऐसा घटना हो, वो वही लोग बोला था. पहचान पाएंगे? हाँ देखेंगे तो पहचान लेंगे हम लोग का. पहले बोले तो 5 लाख वो वही लोग हैं. कितना की संख्या में? 6 लोग थे. कितने गाड़ी? 3 गाड़ी थे. गाड़ी नंबर. फायरिंग कितने किया? उन लोग 3 फायरिंग किया. कुलेश्वर बेदिया और बैजू बेदिया. आप लोग किससे क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं आप? हम लोग सुअर फार्म करते हैं. आपका नाम? बैजू बेदिया. महाराष्ट्र के अकोला में जवाहर बाग के सामने घूम रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके पास से एक विदेशी निर्मित पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 20,000 रुपये बताई जा रही है. फिलहाल अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़. नमस्कार.